लास्ट क्लास में हमने अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था, उसकी कोटि और उसकी घात कैसे ज्ञात की जाती है वो देखा था। थोड़ा सा रिवाइज कर दूं मैं ताकि आगे पढ़ सकें हम। अवकल समीकरण किसको कहते हैं? ऐसे समीकरण जिनके अंदर x हो स्वतंत्र चर, y परतंत्र चर और dy/dx अवकलज के रूप में हो, तो ऐसे समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। ये लास्ट क्लास का वापस रिवाइज कर रहा हूँ ताकि अगली क्लास में हम इसको यूज कर सकें। हमने ये भी देखा था कि जरूरी नहीं होता कि हर बार x ही स्वतंत्र चर हो, y भी स्वतंत्र चर हो सकता है और x परतंत्र चर हो सकता है। इसका पता कैसे चलता था? जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो वो स्वतंत्र चर है, यहाँ पे x स्वतंत्र हो गया, y परतंत्र हो गया। यहाँ पे y के सापेक्ष अवकलन है तो y स्वतंत्र है और x परतंत्र है। इस प्रकार हम चेक करते थे कि अवकल समीकरण है या नहीं है। अवकल समीकरण के प्रकार देखे थे हमने, साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण क्या थी? जिनके अंदर सिर्फ एक ही चर हो, एक ही स्वतंत्र चर हो। अभी स्वतंत्र चर मैंने बताया था जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो स्वतंत्र है। तो यहाँ पे देखो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो x स्वतंत्र है। तो जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर हो वो साधारण अवकल समीकरण कहलाएगी। तो देखो इसके अंदर सिर्फ एक x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है यानी x ही स्वतंत्र है, और मतलब एक ही चर है, एक ही स्वतंत्र चर है। तो ये क्या हो गई? साधारण अवकल समीकरण हो गई। आंशिक अवकल समीकरण क्या थी? जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो। देखो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, y के सापेक्ष भी अवकलन हो रहा है, तो x भी स्वतंत्र चर है और y भी स्वतंत्र चर है। जब दो स्वतंत्र चर हो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो तो ये क्या कहलाएगी? आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। इसमें अपन d की जगह क्या लिखते हैं? डेल लिखते हैं, और यहाँ z क्या हो जाएगा? परतंत्र चर हो जाएगा। अवकल समीकरण की कोटि, किसी समीकरण में कितनी बार अवकलन हुआ है? देखो यहाँ पर सिर्फ एक बार अवकलन हुआ है यानी प्रथम अवकलन हुआ है, तो ये जितनी बार अवकलन होता है वही उसकी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। तो इस समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी? ये प्रथम कोटि की समीकरण हो जाएगी। इस एग्जाम्पल में देखो, इसमें यहाँ पे भी अवकलन है, यहाँ पे भी अवकलन है, यहाँ पे एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे दो बार अवकलन हुआ है। तो इस पद की कोटि 2 है, इस पद की कोटि 1 है। अब जो उच्चतम कोटि है उसको लेंगे हम, तो यहाँ पे 2 बार हुआ है, 2 यानी उच्चतम कोटि 2 है, तो इसकी ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। और घात किसको कहते हैं? जो उच्चतम कोटि का अवकलन होता है। जैसे यहाँ पे ये प्रथम कोटि का अवकलन है, ये भी प्रथम कोटि का अवकलन है। अब इन दोनों में उच्चतम घात कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 इसकी समीकरण की घात हो जाएगी। इस प्रकार हमने कोटि और अवकलन, कोटि और घात देखे थे। आज आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में ये देखा था कि अवकल समीकरण 2 प्रकार की होती है। एक तो साधारण अवकल समीकरण देखी थी जिसमें सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर हो, और एक थी आंशिक अवकल समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर हो। अब जो साधारण अवकल समीकरण थी ना, उसके 2 प्रकार वापिस होते हैं। एक का नाम तो है रैखिक अवकल समीकरण और एक का नाम है अरैखिक अवकल समीकरण। तो ये क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है। ऐसे अवकल समीकरण जिनमें परतंत्र चर और उनके सभी अवकलज केवल एक घात के हो तथा परतंत्र चर व अवकलज का गुणन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे समीकरण रैखिक अवकल समीकरण कहलाती हैं। अब देखो नीचे एक समीकरण एग्जाम्पल दिया गया है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करता हूँ इस पर। सबसे पहले हमने पढ़ा था अवकल समीकरण की परिभाषा। तो उसके अनुसार ये था कि ऐसे समीकरण जिनमें x और y और उनके अवकलज विद्यमान हो, जिसमें x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो x स्वतंत्र है, y परतंत्र है,
तो ऐसे समीकरण जिनमें x, y और उनके अवकलज, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और उनके अवकलज विद्यमान हो तो अवकल समीकरण कहलाती है। तो ये अवकल समीकरण है। उसके बाद हमने पढ़ा था साधारण अवकल समीकरण या आंशिक अवकल समीकरण। तो ऐसे समीकरण जिनमें सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर विद्यमान हो, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x स्वतंत्र चर है, तो एक ही चर विद्यमान हो तो इसे क्या कहते हैं? साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। तो ये हमारी साधारण अवकल समीकरण है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कोटि। तो इसमें जितनी बार अवकलन होता है वो इसकी कोटि हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ एक बार अवकलन हुआ है तो ये इस समीकरण की कोटि क्या होगी? 1। और घात किसे कहते हैं? जो उच्चतम कोटि का अवकलन होता है उसकी कितनी घात है, तो इसकी कोटि भी, इसकी घात भी 1 ही है। तो इस समीकरण की कोटि भी 1 है, घात भी 1 है। अब हम पढ़ रहे हैं रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है। तो इसमें आपको क्या, रेखिक अवकल समीकरण में आपको यह चेक करना है कि परतंत्र चर और उसके सभी अवकलज की केवल एक घात होनी चाहिए। तो परतंत्र चर कौन सा है? यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें परतंत्र चर कौन सा है। x स्वतंत्र है, y परतंत्र है। अब देखो y कहाँ कहाँ आ रहा है? y एक तो यहाँ पे आ रहा है, इसकी घात 1 होनी चाहिए। और इसके सभी अवकलज dy/dx, इसकी घात भी 1 होनी चाहिए। और परतंत्र चर व अवकलज का गुणा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई पद नहीं होना चाहिए जिसमें परतंत्र चर y और इसका जो अवकलज है ये गुणा के रूप में हो। जैसे आपको एक एग्जांपल पहले दिखा दूं, y dy/dx, ये दोनों गुणा के रूप में हैं, तो ऐसा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये सभी बातों को फॉलो कर रहा है, तो ये समीकरण रेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। अभी सपोज करो कि यहाँ पे y गुणा में होता तब ये गुणनफल आ गया उसका, तो ये रेखिक अवकल समीकरण नहीं होती। एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ y परतंत्र चर है, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन है तो x स्वतंत्र, y परतंत्र। तो परतंत्र चर की घात 1 होनी चाहिए और उनके जो अवकलज है उनकी घात भी 1 होनी चाहिए। तो इसकी घात भी 1 है। यहाँ पे इसकी कोटि 3 है, इसकी कोटि 2 है, लेकिन इनकी जो घात है वो 1 है। और पूरी समीकरण में कहीं पे भी परतंत्र चर और उनके अवकलज का गुणा नहीं हुआ है, तो ये समीकरण क्या कहलाएगी? रेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। तो रेखिक अवकल समीकरण की पहचान करते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो परतंत्र चर है, जैसे यहाँ इन सवालों में y परतंत्र था, और उसके सभी अवकलज की जो घात है वो 1 होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो परतंत्र चर है और जो अवकलज है उनका कहीं पे भी गुणन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल रेखिक अवकल समीकरण के हैं। आगे चलते हैं। अरेखिक अवकल समीकरण, ऐसे अवकल समीकरण जिनमें परतंत्र चर और अवकलज की घात 1 से अधिक हो। अभी पिछले परिभाषा में क्या पढ़ा था कि परतंत्र चर और अवकलज की घात सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए, तब तो रेखिक अवकल समीकरण है, और जब घात 1 से अधिक हो जाए तो अरेखिक अवकल समीकरण है। या तो ये बात हो जाए या फिर परतंत्र चर और अवकलज का गुणन विद्यमान हो, मतलब जो परतंत्र चर और अवकलज का गुणा हो जाए, दोनों में से एक भी बात हो जाती है तो अरेखिक अवकल समीकरण हो जाएगी। तो देखो इस वाले एग्जाम्पल में देखो y की घात 2 आ गई, जबकि पिछले सवालों में, पिछले एग्जाम्पल्स में y की घात सिर्फ 1 थी, तब तो वो रेखिक अवकल समीकरण थी। यहाँ देखो y की घात 2 आ गई, 2 या 2 से अधिक घात होने पर ये क्या हो जाएगी? अरेखिक अवकल समीकरण हो जाएगी। या तो इसकी घात 2 हो जाए, 2 या 2 से अधिक हो जाए, या फिर y और उसका जो अवकलन है वो परस्पर गुणा में हो। तो ये देखो यहाँ गुणा में है, तो जब गुणा में भी आ जाए तो भी ये क्या होगी? अरेखिक अवकल समीकरण होगी। तो आई होप आप दोनों को रेखिक अवकल समीकरण और अरेखिक अवकल समीकरण में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। आगे अगला टॉपिक है अवकल समीकरण का निर्माण करना। आपको एक समीकरण दी जाएगी, उसको अवकल समीकरण में चेंज करना होगा। तो आपको ये चेक करना है
कि आपको जो समीकरण दी गई है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, उसमें कितने कांस्टेंट हैं। जितने कांस्टेंट है उतनी बार अवकलन करके उन कांस्टेंट को हटाना होगा। जैसे नीचे एक समीकरण दी गई है, इस समीकरण में एक तो यहाँ कांस्टेंट है और एक यहाँ कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट है, तो आपको इसका 2 बार अवकलन करना होगा। 2 बार अवकलन करने के बाद ये दोनों कांस्टेंट विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त होने के बाद जो समीकरण बचेगी वो समीकरण आपकी अवकल समीकरण होगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको x का 2 बार अवकलन करना है, लेकिन x का किसके सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है। x बराबर आपको एक समीकरण दी गई है, इस समीकरण में t एक वेरिएबल है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, कल आपको एक एग्जांपल बताया था y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x की अलग अलग वैल्यू पर y की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो x तो फ्री है यानी स्वतंत्र है और y परतंत्र है, तो y का परतंत्र का स्वतंत्र के सापेक्ष अवकलन होता है। तो इस एग्जांपल में देखो y की जगह तो x है यानी x परतंत्र है और x की जगह t है, t स्वतंत्र है, तो परतंत्र का स्वतंत्र के सापेक्ष अवकलन होता है। तो t के सापेक्ष अवकलन, तो dx अपॉन dt कोस का अवकलन माइनस साइन एन टी प्लस एल्फा, और जब t का करेंगे तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया 2 बार अवकलन करना है, तो वापस दूसरी बार अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन करेंगे कोस एन टी प्लस एल्फा, टी का अवकलन करेंगे तो n वापस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो आपको गिवन इक्वेशन है और जो अब आपको प्राप्त हुई है, इन दोनों से a और अल्फा को विलुप्त करना है, जो कांस्टेंट है उनको विलुप्त करना है। तो देखो a cos एन टी प्लस एल्फा, a cos एन टी प्लस एल्फा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो माइनस a cos एन टी की जगह तो मैं x लिख सकता हूँ और n स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दूंगा, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये माइनस का है, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। तो 2 बार अवकलन करने और दोनों कांस्टेंट को विलुप्त करने के बाद जो समीकरण बचेगी वही आपकी अवकल समीकरण कहलाएगी। अब अवकल समीकरण की जो पहचान थी वो भी चेक कर लेते हैं। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर होने चाहिए थे इसके अंदर, तो स्वतंत्र चर t है, परतंत्र चर x है। अब देखिए परतंत्र चर तो x है लेकिन स्वतंत्र चर आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं इसमें एक पद जोड़ के लिख सकता हूँ प्लस 0t, तो 0t जोड़ते ही क्या हो जाएगा, जो स्वतंत्र पद है वो भी विद्यमान हो जाएगा। तो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और उनके अवकलज विद्यमान है, तो इसलिए ये अवकल समीकरण कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और देखिए। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या a वाले सभी वृत्त का अवकल समीकरण ज्ञात करें। लास्ट एग्जाम्पल में आपको एक इक्वेशन दी गई थी, इस बार इक्वेशन की जगह एक क्वेश्चन लिखा गया है कि त्रिज्या a वाले सभी वृत्त, त्रिज्या a वाले सभी वृत्त की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो जो लास्ट एग्जाम्पल में आपको इक्वेशन दी गई थी उसकी जगह इस सवाल में आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो त्रिज्या a वाले सभी वृत्त का समीकरण लिखता हूँ मैं पहले, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये एक वृत्त की समीकरण होती है। यहाँ पे अपन आर स्क्वायर रखते हैं, इस बार r की जगह a दिया हुआ है तो यहाँ a स्क्वायर आ गया। अब इसमें स्वेच्छ अचर कौन कौन से हैं, h और b। a को मैं अचर नहीं मानूंगा क्योंकि a यहाँ पे अपन को ऑलरेडी दिया हुआ है। हमने हमारी तरफ से कौन कौन से अचर रखे हैं, h और यहाँ k मान लेता हूँ मैं एक बार, h और k। तो इन दो को विलुप्त करना है,
तो दो अचर है तो दो बार विलुप्त करना होगा, दो बार अवकलन करना होगा। अब पहली बार अवकलन करते हैं। यहाँ पे x और y है, तो एक बार x को मैं स्वतंत्र मान लेता हूँ, y को परतंत्र मान लेता हूँ, मतलब x के सापेक्ष अवकलन। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2x माइनस एच, इसका 2y माइनस के, और फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx। इसका x के सापेक्ष अवकलन 0 हो जाएगा। 2 और 2 यहाँ से कॉमन आ जाएंगे और डिवाइड में चले जाएंगे, तो अपने पास रह जाएगा x माइनस एच वाई माइनस के dy अपॉन dx। इसको एक बार इक्वेशन 1 कह दूँ मैं। एक बार वापस पुनः अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, इसका वैसे ही 0 हो जाएगा। फिर प्लस y का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, इसका 0 हो जाएगा और ये ऑलरेडी है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। y माइनस के और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये 2 नंबर इक्वेशन, और ये अपन को गिवन थी। अब आपको इन सारी इक्वेशन से h और k को विलुप्त करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर k आ रहा है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे k आ रहा है, तो यहाँ से मैं y माइनस के की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो देखो, जब यहाँ y माइनस के की वैल्यू फाइंड करूँगा मैं, तो y माइनस के इन दोनों टर्म्स का मैं पक्षांतरण कर दूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो, इन दोनों का पक्षांतरण किया तो ये आ जाएगा, और अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई में तो वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया y माइनस के की वैल्यू। इस y माइनस के की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ से k विलुप्त हो जाएगा। अब समीकरण y माइनस के की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, वो मैं यहाँ पुट कर दूँ। यहाँ पुट करके x माइनस एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूँगा और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस यहाँ पुट करने के बाद इसका पूरे का पक्षांतरण करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस एच बराबर, जब ये वैल्यू यहाँ पुट होगी तो नेगेटिव है और पक्षांतरण करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और साथ में इसके डी वाई अपॉन डी एक्स भी गुणा में है, डी वाई अपॉन डी एक्स गुणा में है। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई है, y माइनस के की और x माइनस एच की। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट कर दो, x माइनस एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और y माइनस के की यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास h और k दोनों विलुप्त हो जाएंगे। वो दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये प्राप्त होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और इनकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो जो एलसीएम आएगा उसकी भी पावर 2 होगी, उस एलसीएम का पक्षांतरण कर देंगे। तो हमें ये प्राप्त होगा। अब ऊपर हमारे पास ये रहेगा और ये रहेगा, इसके अंदर इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, ये कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 2, और यहाँ रह जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2, और यहाँ प्लस ये कॉमन आ चुका है तो यहाँ 1 रह जाएगा। और अब ये और ये दोनों सेम है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसकी 2 और 1 3, टोटल पावर 3 हो जाएगी, ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अवकल समीकरण है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।